हेलो माय फ्रेंड। आज हम आपको इस वीडियो में डिक्री क्या है, यानी जो सिविल प्रोसीजर कोड का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो सेक्शन 2 सब क्लास 2 में डिफाइन है, उसकी चर्चा करेंगे। डिक्री की इसके संदर्भ में प्रोविजन क्या है उसकी चर्चा करेंगे, अभिप्राय क्या है, आवश्यक तत्व क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है और डिक्री के बारे में जो विशिष्ट तथ्य हैं उसकी चर्चा करेंगे। अगर हम प्रोविजन की बात करें तो डिक्री से संबंधित प्रोविजन सेक्शन 2 सब क्लास 2, सेक्शन 97 और आर्डर 21 नियम 1 से 106 में उपबंधित। अगर हम अभिप्राय की बात करें कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ डिक्री, डिक्री का अभिप्राय क्या है, इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि डिक्री जो है वो एक तरीके से न्यायालय का फॉर्मल एक्सप्रेशन है, औपचारिक अभिव्यक्ति है। किस चीज का औपचारिक अभिव्यक्ति है? न्यायालय के सम्मुख जब कोई व्यक्ति अपने किसी अधिकार के अवधारण को लेकर के निवेदन करता है कि हमारे इन अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तब न्यायालय ऐसे विवादक विषय पर विचारोपरांत जो एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकालता है और उस निष्कर्ष की जो औपचारिक अभिव्यक्ति है वो दो फॉर्म में होती है, या तो डिक्री फॉर्म में होती है या आदेश के फॉर्म में होती है। अब डिक्री क्या है, इसको इसी कड़ी से समझा जा सकता है कि जब कोई एक व्यक्ति न्यायालय के सम्मुख अपने अधिकार के अवधारण को लेकर के जाता है और उसके समर्थन में कुछ तथ्य प्रस्तुत करता है जहां से विवादक विषय निर्धारित होते हैं, न्यायालय ऐसे विवादक विषयों का अवधारण करते हुए जब इस निष्कर्ष पर पहुंचता है और उसकी जब औपचारिक अभिव्यक्ति करता है और उस औपचारिक अभिव्यक्ति में ऐसे व्यक्ति के अधिकारों का अवधारण होता है तो वो डिक्री हो जाती है। और जब वो अधिकारों के अवधारण के अलावा कोई अन्य कंक्लूजन करता है और उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है वो ऑर्डर के फॉर्म में होता है। डिक्री चार फॉर्म में हो सकती है, वो प्रारंभिक डिक्री हो सकती है, अंतिम डिक्री हो सकती है, अंशतः प्रारंभिक एवं अंशतः अंतिम डिक्री हो सकती है, एक पक्षीय डिक्री हो सकती है, डीम्ड डिक्री हो सकती है। इसी प्रकार से आदेश भी दो प्रकार के हो सकते हैं, वो अपीलीय ऑर्डर हो सकते हैं और नॉन अपीलीय ऑर्डर हो सकते हैं। अगर हम एसेंशियल एलिमेंट की बात करें तो डिक्री के 5 मुख्य आवश्यक तत्व हैं। नंबर एक न्यायालय का निर्णय होना चाहिए, न्याय निर्णयन होना चाहिए, एडजुडिकेशन। वो निर्णय किसी बाद में होना चाहिए, निर्णय के पक्षकार के अधिकार का अवधारण किया गया हो, अवधारण निश्चायक प्रकृति का हो और ऐसे निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति हो, फॉर्मल एक्सप्रेशन। अगर ये पांचों तत्व मिल रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि यह एक डिक्री है। इसके बाद प्रकार की बात जैसे प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री, अंशतः प्रारंभिक, अंशतः अंतिम डिक्री और एक पक्षीय डिक्री, डीम्ड डिक्री, ये भी जो है एक तरीके से डिक्री का स्वरूप है। अगर हम प्रारंभिक डिक्री को देखें तो प्रारंभिक डिक्री क्या है? प्रारंभिक डिक्री से अभिप्राय जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए जा सकने से पहले आगे और कार्यवाही की जानी है, न्यायालय ऐसा कोई निष्कर्ष निकालता है तब उसे प्रारंभिक डिक्री कहते हैं। मतलब साफ है, न्यायालय के सामने जो विचारणीय प्रश्न है, न्यायालय ने उन पर विचार किया और उसके एक पार्ट का तो कंक्लूजन अभिव्यक्त किया, जिस अधिकार को अवधारण करना था कर दिया, किंतु न्यायालय को लगता है कि अभी इसको फर्दर और विचारण किए जाने की आवश्यकता है, तो जितने को विचार करने के लिए रोकता है वो अभी अंतिम डिक्री तक वेट करना होगा और जितने का अवधारण कर दिया वो उसका प्रारंभिक डिक्री का नेचर हुआ। अगर आप देखें कि वह कौन से मामले हैं जहां पे न्यायालय प्रारंभिक डिक्री दे सकता है, इसके संदर्भ में दो ऑर्डर हैं, एक ऑर्डर 20 और एक ऑर्डर 34। ऑर्डर 20 का जो नियम 12, 13, 14, 15, 16 और 18, ये वह नियम है जहां पे न्यायालय प्रारंभिक डिक्री दे सकता है। इसी प्रकार से ऑर्डर 34 का नियम 2, नियम 4, नियम 7 वह प्रोविजन बताते हैं जहां पे न्यायालय अंतिम डिक्री दे सकता है। अगर आप इसको
व्याख्या करें इसकी, तो जैसे ऑर्डर 12 सब क्लास रूल सब क्लास 2 कहती है कब्जा और अंतःकालीन लाभ के बाद के संदर्भ में, प्रशासनवाद के संदर्भ में ऑर्डर 20 रूल 13, हक सुफा के बाद के संदर्भ में ऑर्डर रूल 14 मतलब ऑर्डर 20 रूल 14, भागीदारी के विघटन के लिए आदेश 20 नियम 15, मालिक और अभिकर्ता के बीच अभिलेख का बाद आदेश 20 नियम 16, संपत्ति के विभाजन और पृथक कब्जे के लिए बाद ऑर्डर 20 रूल 18। इसी प्रकार से पूर्वबंध का बाद ऑर्डर 34 नियम 2, बंधक संपत्ति के विक्रय का बाद ऑर्डर 34 नियम 4, मोचन संबंधी बाद ऑर्डर 34 नियम 7। ठीक है, इन मामलों में न्यायालय प्रारंभिक डिक्री दे सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण केस था भारत संघ वर्सेस क्षेत्र मोहन AIR 1960 का केस है ये। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में प्रारंभिक डिक्री दे सकता है, यह आवश्यक नहीं है कि वो ऑर्डर 20 और 34 के जो जिसकी मैंने चर्चा की केवल उसी में दे सकता है। अगर न्यायालय को लगता है कि इसके अलावा भी किसी मामले में हमें प्रारंभिक डिक्री देना है तो ऐसा दे सकता है। अब एक दूसरी बात आई कि क्या एक मामले में एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है? उत्तर मिला हाँ। इस प्रश्न पे विचार न्यायालय ने किया फूलचंद बनाम गोपाल लाल AIR 1967 का मामला है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संहिता में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो न्यायालय को एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री पारित करने को प्रतिसिद्ध करता है। यदि वाद की परिस्थितियों में ऐसा करना न्याय के हित के लिए आवश्यक है तो न्यायालय एक ही मामले में एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकता है। और इसी बात को एक महत्वपूर्ण लीडिंग केस था रचकोंडा वेंकर राव वर्सेस R सत्यबाई 2003। इस मामले में भी न्यायालय ने कहा कि क्या एक ही मामले में एक से अधिक अंतिम डिक्री पारित की जा सकेगी? न्यायालय ने कहा अंतिम डिक्री वह न्याय निर्णय है जो वाद का पूर्णतया निस्तारण कर दे तथा पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त सभी प्रश्नों को अंतिम रूप से सुलझा दे। एक बात और कही गई कि जब 2 या 2 से अधिक वाद हेतुओं को संशोधित किया जाता है तो वहां एक से अधिक अंतिम डिक्री पारित की जा सकती है। और ये बात रचकोंडा के अलावा एक और केस था शंकर वर्सेस चंद्रकांत AIR 1955 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसी प्रकार से अंशतः प्रारंभिक डिक्री और अंशतः अंतिम डिक्री, कोई डिक्री अंशतः प्रारंभिक या अंशतः अंतिम डिक्री तब होती है जब एक डिक्री द्वारा 2 प्रश्नों का न्याय निर्णय किया जाता है, जैसे कब्जा एवं अंतःकालीन लाभ के निमित्त बाद में पारित डिक्री। ऐसी डिक्री कब्जे के प्रश्न पर अंतिम है परंतु अंतःकालीन लाभ के प्रश्न पर प्रारंभिक होगी। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये जो डिक्री के प्रकार हैं, प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री, अंशतः प्रारंभिक डिक्री, अंशतः अंतिम डिक्री, एक पक्षीय डिक्री और डीम्ड डिक्री, ये 5 प्रकार के ये डिक्री हैं। अगर डिक्री के उदाहरण के रूप में देखें तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप डिक्री के कह सकते हैं, जैसे ऐसा आदेश जो वाद का उपशमन करता है, ऐसा आदेश जो अभिलेख पर लाए जाने के लिए वैध प्रतिनिधि के आवेदन को अपास्त करता है, निष्पादन के स्थगन का प्रश्न अवधारित करने वाला आदेश, एक पक्षीय आदेश, नीलामी द्वारा विक्रय को अपास्त करने वाला आदेश, समझौते के अंतर्गत पारित आदेश, वाद हेतु की पर्याप्तता, अपर्याप्तता और प्रतिवादियों को उन्मोचित करने वाला आदेश, वाद को अपास्त करने वाला आदेश और साक्ष्य के अभाव में वाद को खारिज करने वाला आदेश आदि ऐसे आदेश हैं जो डिक्री के नेचर के हैं। ऐसे नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप डिक्री के रूप में देख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप केवल आदेश के रूप में देख सकते हैं, जैसे स्थगन को अस्वीकृत करने का निर्णय,
धारा 47 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण करने वाला आदेश, निर्धन व्यक्ति द्वारा बाद सुनिश्चित करने के लिए किए गए आवेदन को अस्वीकृत करने वाला आदेश, अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण का आदेश, कंपनी के परिसमापन को अस्वीकृत करने वाला आदेश और अंतरिम अनुतोष पारित करने वाला आदेश। ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल हैं जो दिखते तो डिक्री के फॉर्म में है लेकिन वो डिक्री नहीं होते। इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में आपको ये प्रावधान, अभिप्राय, आवश्यक तथ्य, प्रकार, उदाहरण और विशिष्ट तथ्य के बारे में किया। एक सेक्शन 97 एक स्पेशल नियम बताती है कि क्या प्रारंभिक डिक्री को अंतिम डिक्री में चैलेंज किया जा सकता है? उत्तर मिला नहीं। सेक्शन 97 कहती है कि यदि अंतिम डिक्री में प्रारंभिक डिक्री को उस डिक्री के पारित होने के बाद चैलेंज नहीं किया गया है तो उसे अंतिम डिक्री में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा रजनीश जुडिशियल क्लासेस को। बहुत सारी वीडियो अभी सीपीसी के आपके इस चैनल के माध्यम से आपके पास तक पहुंचेंगी। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सबसे पहले आप तक। थैंक यू।